नमस्कार मित्रों, मैं विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा में यूपी पुलिस हिंदी स्पेशल लेके आए हैं आप सबके लिए। आप सबके फरमाइश पे हमने यूपी पुलिस हिंदी स्पेशल की क्लासें लेके आए हैं। आप सब जुड़ें, अपने अपने मित्रों के पास शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। चलिए हम लोग देखते हैं, कर हैं। लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। चलिए इसीलिए कहा जाता है मित्रों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। चलिए ज़्यादा समय को न लेते हुए हम हिंदी टेस्ट सीरीज में चलते हैं। चलिए मित्रों, पहला प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है हिंदी टेस्ट सीरीज का। आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? कौन सा अल्प प्राण व्यंजन? आप लोगों को हम बता दें, महाप्राण और अल्प प्राण दो होते हैं। आइए पहले देखते हैं। खा, गा, घा और ठा, इसमें से अल्प प्राण कौन सा है? अल्प प्राण आप लोग पढ़े होंगे। अल्प प्राण को 1, 3, 5 कहा जाता है और महाप्राण को 2 और 4 कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं यह 1, 2, 3, 5 क्या है। का वर्ग पहले हम लोग देखेंगे। का वर्ग में क्या क्या आता है? का, खा, गा, घा और अंगा। आप सब जान रहे हैं अंगा आता है। अब इसमें पहला कौन है? का, 2 खा, 3 गा, 4 और 5, ये आपके हो गए। तो यहाँ पे कह रहा है पहला, तीसरा और 5वां, ये तीनों आपके क्या हो गए? अल्प प्राण। ये तीनों अल्प प्राण हो गए। ये पांचों वर्ग में है। चाछा जा जाइया, टाठा डाढ़ा आड़ा, तथा दधा ना, पफ मा। तो आपके पास हो गए का, खा और घा क्या है? महाप्राण। अब इसमें पूछा जा रहा है अल्प प्राण व्यंजन है। आपका यह खा दूसरा वर्ण है, घा चौथा वर्ण है, गा तीसरा वर्ण है और यहाँ ठा दूसरा वर्ण है। तो आप लोग समझ गए होंगे मित्रों, यहाँ पे सही वर्ण क्या हो जाएगा? यहाँ पे गा हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखें गा तीसरा वर्ण है, इसीलिए यहाँ पे पहले का 3 सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? पहले का मतलब बी, गा 3 कहने का मतलब गा 3 है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख लिए। आगे आप सबके सामने दूसरा प्रश्न आ गया। दिगंबरा में संधि विच्छेद होगा। दिगंबरा में संधि विच्छेद होगा। दिग प्लस आम्रह, दिग प्लस आम्रह, दिग प्लस आम्रा और दिग प्लस आम्रा। तो यहाँ पे आप लोग संधि बताएंगे। यहाँ पे संधि कौन सी होगी? यहाँ पे संधि आपके लिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाना चाहिए? डी हो जाएगा, दिग प्लस आम्रा। आइए हम लोग इसको भी समझते हैं। दिग प्लस अम्बरा, यहाँ देखेंगे दिस प्लस अम्बरा, दिग प्लस। अब का एक सूत्र आता है झलाम जसवंते। झलाम जसवंते यह कहता है झल के स्थान पर जस आदेश हो जाए। अब आप लोग इतना सीधा सीधा भाषा में समझ लीजिएगा। यहाँ अगर का है, का तीसरा वर्ण हो जाएगा। का है, का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? गा है। और यहाँ चा का तीसरा वर्ण जा हो जाएगा। ता का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ता था दा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ गा का तीसरा वर्ण हो जाएगा तो बन जाएगा दिग, और यहाँ हलंत लगा रहेगा और यहाँ आ किसमें मिल जाएगा, हो जाएगा दिगंबरा। क्या बन जाएगा? दिगंबरा। यहाँ पे सही हो जाएगा आपका 2 का डी सही। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
आगे अगला क्वेश्चन आपके आगमन में उपसर्ग है। आप लोग बता दें, एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। शब्द के पहले उपसर्ग लगते हैं और शब्द के बाद क्या लगते हैं? प्रत्यय। कोई भी शब्द बनाना हो, पहले क्या लगाएंगे? प्रत्यय। उसके बाद क्या लगाएंगे? पहले उपसर्ग लगेगा, फिर प्रत्यय लगेगा। कोई भी शब्द बनाएंगे, आगे उपसर्ग रहेगा। उपसर्ग शब्द, जैसे कोई शब्द है, आगे यहाँ प्लस में उपसर्ग रहेगा, उपसर्ग, और यहाँ प्रत्यय रहेगा। लास्ट में प्रत्यय लगता है। यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जाता है, पहले क्या लगता है, बाद में क्या लगता है? पहले उपसर्ग लगता है, बाद में प्रत्यय लगता है। आइए यहाँ देखते हैं कौन सा प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आगमन एक शब्द है। गमन मतलब जाना। आपके मिल गया गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? गा प्लस आ। यहाँ पर ए लग जाएगा आ। 3 का ए सही हो जाएगा। गमन में आ उपसर्ग लगा है। चलिए 3 का ए। अगला क्वेश्चन, दवा शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, फारसी और तुर्की। दवा शब्द देखेंगे, दवा शब्द किस भाषा का है? यहाँ देखेंगे दवा शब्द कहाँ को जाएगा? दवा शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। दवा शब्द किसके हैं? फारसी भाषा के। फारसी भाषा में और आपको मिल जाएगा, जैसे कबूतर, खरगोश, गुलाब, चरखा, जादू, दीवार, ये सब किस में है? फारसी में है। दवा शब्द किस में रहेगा? फारसी में रहेगा। चल मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। 5 में देखेंगे, 5 में कहा जा रहा है हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? आइए हम लोग देखते हैं। संज्ञा पहला क्या है? पहला है विशेषण, संज्ञा, उपसर्ग और अव्यय। यहाँ जो अपशब्द है इसी को बताना है। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी सही हो जाएगा, संज्ञा। बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। यहाँ धीरे धीरे को आपको बताना है। क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखेंगे, धीरे धीरे चल रहा है, चलने का विशेषण है। किसका विशेषण है? चलने का। तो यहाँ चलना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर क्रिया का विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 6 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आप सबके पास आ गया 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर, घूसर है, ध से धनुष वाला भैया, घूसर। खनन, सदन, बेसर और ये क्या है आपका? 1 मिनट। चलिए यहाँ देखेंगे, खनन है पहला, दूसरा सदन है, तीसरा बेसर है, चौथा गजवदन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, घूसर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बेसर होगा। और गजवदन का गणेश तथा सदन का घर हो जाएगा। यहाँ सदन का घर हो जाएगा और खनन का चोर पर्यायवाची हो जाएगा।
खनन मीन्स क्या हो जाएगा, चोर इसका पर्यायवाची है। सदन का घर हो जाएगा। और घूसर किसका हो जाएगा, सी का। और गजानन किसका हो जाएगा, गणेश का। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखते हैं। जीने की इच्छा वाक्य का सही शब्द है। जीने की इच्छा वाक्य का सही शब्द है। आइए हम लोग देखते हैं। जिज्ञासु, जिजिप्सा, जिज्ञासु, पिपासु। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा देखेंगे। यहाँ जीने की इच्छा आप लोग फटाफट अपने दिमाग में लिए रहेंगे, जिससे हम बता रहे हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। क्या होता है, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। और जीने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा रखा कहा जाता है। इसलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का भी सही हो जाएगा। और यहाँ का किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिजीसु कहा जाता है, जिगीसु। और यहाँ पिपीसु में जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो, पिपासु, प्यासा व्यक्ति को पिपासु कहा जाता है। इसलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भिन्नार्थक शब्द का चयन करिए। भिन्नार्थक शब्द का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। पावकः, अनिलः, पावकः, अनिलः, अनलः, कृषाणु। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा, पावका मतलब क्या होगा। यहाँ देखेंगे अनिल शब्द का अर्थ होगा वायु। अनिल शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, वायु। और पावका मतलब क्या हो जाएगा, अग्नि। अनलह मतलब अग्नि, कृषाणु मतलब अग्नि। तीनों का एक रूप बन जाएगा। पर अनिल का मतलब वायु हो जाएगी, यह भिन्न है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखते हैं। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द कैसा शब्द, समूहार्थक शब्द। पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग जान रहे हैं, यहाँ भीड़ हो जाएगा। समूह का मतलब भीड़, बहुत सी भीड़। हम लोग कहते हैं देखिए बहुत भीड़ है भैया दुकान पे, किसकी भीड़ हो जाएगी, मतलब यह समूह का भीड़ हो जाएगी। यहाँ पर 10 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। अशोक के फूल, अशोक के फूल के निबंध के लेखक हैं। क्या पूछा गया है, अशोक के फूल। अशोक के फूल महादेवी वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और नागार्जुन। यहाँ देखेंगे अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं, आप लोग बताते रहें। यहाँ देखेंगे पहले यह हो जाएंगे, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 11 का बी सही हो जाएगा। 11 का बी सही हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और द्विवेदी जी के विभिन्न निबंध हैं। कुटज, विचार प्रवाह, नखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ रहा है, वर्षा धनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर छोड़ने की माया, कल्पना, अशोक पर्व, विचार और वितर्क। ये सब किसके हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला चलते हैं। 12 नंबर मात्रिक छंद निम्न में से कौन मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद आपको बताना है। दोहा, चौपाई, रोला, सभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में क्या हो जाएगा,
ये सभी क्या हैं? चौपाई हैं। सब क्या है? मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद आप लोग देखेंगे दोहा, सरोठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, छप्पे, हर गीतिका, हर गीतिका, उल्लास गीतिका वरैया, सब क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 13-12 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है 13 नंबर। 13 नंबर में है, उदित उदयगिरि मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार, इसमें अलंकार पूछा गया है। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, जहाँ उपमेय को उपमेय उपमान के रूप में दिखाया जाए वह रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के तीन, रूपक अलंकार के तीन बातें होना आवश्यक है। उपमेय को उपमान का रूप देना, पदवाचक का लोप, उपमेय का भी साथ साथ वर्णन। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा, बी हो जाएगा। 13 का बी। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 13 का भी हो चुका है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए, कुछ लोग पढ़ते पढ़ते सो जाते होंगे ना, उसीलिए कहा जाता है ना, जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। आप सबके पास समय कम है, धैर्य से काम लीजिएगा, पेपर को देखते चलिएगा, थोड़ा दिमाग लगाते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास आ चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? यह किसमें कहा गया है? तो आप लोग देखेंगे, अनुच्छेद नंबर 343, अनुच्छेद नंबर 344, अनुच्छेद नंबर 345, अनुच्छेद नंबर 346। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 343। 14 सितंबर, 14 नंबर क्वेश्चन भी है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। यही कारण है कि प्रत्येक 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 आ चुका है। 15 क्या कर रहा है? यण संधि का संबंध किस संधि से विशेष है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि और दीर्घ संधि। हम लोग जानते हैं, सभी लोग फटाफट जानते रहें। देखते हैं, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की हो गई। ये आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधि हो गई। और यहाँ तीनों में से जैसे व्यंजन स्वर संधि का दीर्घ, गुण संधि, वृद्धि संधि, और उसके बाद क्या कहते हैं, पहला गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयाद संधि, ऐसे संधि किसमें होते हैं? स्वर संधि में। तो यण संधि किसमें आ जाएगा? स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, वृद्धि संधि, गुण संधि,
दीर्घ संधि, यण संधि और अयाज संधि 5 प्रकार के संधि बताए गए हैं। इसलिए 15 का यहाँ क्या सही हो जाएगा, 15 का सी सही हो जाएगा, स्वर संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे। खग का अर्थ नहीं है, खग का अर्थ नहीं है, किसका, खग का अर्थ नहीं है, बाण, पक्षी, आकाश और तारा। यहाँ आप लोग देखेंगे खग का अर्थ नहीं है। बाण, पक्षी, तारा, खग के अनेक अर्थ शब्द हैं, जबकि आकाश, आकाश क्या है, भिन्न है। यहाँ पर आकाश क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखते रहें, क्वेश्चन को पढ़ते रहें। कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ होगा। चलिए सभी मित्र देखते रहें। मुट्ठी गर्म करना का मुहावरे का सही अर्थ होगा आग से तपना, बहुत अधिक पिटना, घूस देना और बहुत सस्ता होना। मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म हो गई भैया, तो इसमें क्या हो जाए, क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग देखेंगे मुट्ठी गर्म करना का सही अर्थ क्या हो जाएगा। मुट्ठी गर्म करने में 17 नंबर में सभी लोग जो देखते रहें क्या हो जाएगा, घूस देना। किसी का जेबा गर्म करना, उसी को भी कह सकते हैं मुट्ठी गर्म करना। किसी का जेबा गर्म किए, क्या किए, घूस दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का सी हो जाएगा। जैसे अंगद का पैर होना, दृढ़ होना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, आप लोगों को बताना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा नागपुर, तीसरा मॉरिशस और चौथा लंदन। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 18। प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। विश्व का प्रथम हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी हुआ था। कब हुआ था, 10 से 14 जनवरी 1975 में हुआ था। किसमें हुआ था, 1975 में। भारत के नागपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था, नागपुर में। यहाँ पर बी हो जाए, क्वेश्चन नंबर 18 का भी। चल मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास आ चुका है। चलिए 19 आ गया है। 19 में देखेंगे वर्तिका शब्द का तद्भव शब्द रूप क्या होगा। वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा। मर्तिका, कृतिका, तलिका और बत्ती। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 19 नंबर। वर्तिका शब्द तत्सम शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, बत्ती हो जाएगा। यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, 19 का डी, बत्ती। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते रहें आप लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 19 नंबर आपके पास आ चुका है। 19 नंबर में देखेंगे कौन सा शब्द विकृत नहीं है। कौन सा शब्द विकृत नहीं है। संज्ञा, अव्यय, विशेषण, क्रिया। विकृत का मतलब हो जाएगा भैया जिसका खंडन न किया गया हो। जिन शब्दों के रूप लिंग, पुल्लिंग, वचन, पुरुष, कारक में कोई परिवर्तन न किया गया हो, कोई विकार उत्पन्न न हो, उसी को कहते हैं विकृत नहीं हो। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा अव्यय। जिसका व्यय ना हो उसी को अव्यय कहते हैं। 10 रुपया लिए हो, खर्चा करते जाओ, खर्चा भी ना हो, आपको सामान भी मिलता जाए, तो वही अव्यय हो गया। जो व्यय ना हो वह अव्यय हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन जौन अंदर से निकले, ग, जा, वा और सा। आप लोग बहुत सरल क्वेश्चन है। अंतस्थ व्यंजन कौन हो जाते हैं, या,
वा क्या हो जाएगी, या वा या रा लावा क्या हो जाएंगे, या रा ला और वा। यही अंतस्थ व्यंजन 4 हैं जो अंदर से निकलती है। यहाँ पर वा दिया है इसलिए यहाँ पर 21 का सी सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूरसागर किस भाषा की रचना है। सूरसागर किसकी रचना है आप लोग देखेंगे। सूरसागर सूरदास की रचना है। यह किस भाषा में है, अवधी में है, बुंदेली में है कि ब्रज भाषा में है, छत्तीसगढ़ी में है। क्वेश्चन नंबर 22, सूरसागर किसमें किए हैं, ब्रज भाषा में। 22 का सी ब्रज भाषा। अगला देखेंगे 23 क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ चुका है मित्रों। जो धन कमाते हो उसमें थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। इस वाक्य यह वाक्य किस प्रकार का है। विधिवाचक है, विस्मयवाचक है, प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक है। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे, यह प्रश्न कैसा हो जाना चाहिए, 23 का डी हो जाना चाहिए, इच्छावाचक, अपनी इच्छा से बचाना चाहिए। यहाँ पर सही हो जाएगा 23 का डी, इच्छावाचक। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, कह रहे हैं प्रश्न संख्या 24 से लेकर 28 तक वैकल्पिक उत्तरों को सही चयन करिए। इसको आप लोग पढ़िए। क्या है, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया और जीवन को प्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एक एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली के में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भाषासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति तुच्छता यदि राष्ट्र की तुच्छता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। यह सत्य है इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोटक को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व से संबंध में शंकाग्रस्त है। क्वेश्चन नंबर आ गया है 24। करें, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। वह सीमित और भौतिक शक्तियों का स्वामी है। वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग देखेंगे। करें, यहाँ विज्ञान के बारे में बात की गई है। करें, आज का मानव अपने अस्तित्व एवं व्यक्तित्व एवं अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। हमारी विज्ञानतागृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। क्या है? जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांकी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देखेंगे।
करें। हमारी विज्ञानकृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण की देन क्या है? जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 25 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला 26 नंबर देखते हैं हम लोग। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कौन रोक सकता है? भस्मासुर बनाने से कौन रोक सकता है? भौतिक जीवन मूल्यों को निर्धारण करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, मानव सभ्यता का विनाश करके। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देखेंगे। 26 का बी हो जाए क्या? नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकास करके। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास आ चुका है। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। साहित्य, धर्म, कला आज मानव चेतना से निर्वासित है। जीवन में आशातीत गतिशीलता को समावेश नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 बताएंगे। क्योंकि कह रहे हैं 27 में, क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हुई है। यहाँ पर 27 का सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग देखेंगे। अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो और उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग देखेंगे। यहाँ हो जाएगा ए, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 29 आ गया। 29 नंबर आप लोग देखेंगे मित्रों। शांत रस का स्थायी भाव होगा। शांत रति देखेंगे, शांत रस का स्थायी भाव होगा। रति किसका है? श्रृंगार रस का है। और यहाँ निर्वेद किसका है? शोक किसका हो जाएगा? यहाँ देखेंगे निर्वेद किसका है? यह हो जाएगा निर्वेद जो है शांत रस का। 29 का सी सही हो जाएगा। 29 का सी क्या हो जाएगा? निर्वेद। और विस्मय किसका हो जाएगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, वे बताएंगे। बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से होई? लोक्ति का सही अर्थ होगा कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है। कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म और फल दोनों कोई संबंध नहीं है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होई? क्वेश्चन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को क्या कहा जाता है? 29 में देखेंगे, 30 में देखें, 31 में भूमि के अंदर चलिए देखेंगे भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृतत्व शास्त्री, भूकंपवेत्ता। भू के अंदर रख के जानकारी रखने वाली को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे भूगर्भवेत्ता, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा शब्द अनेक अर्थक है? साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अंबर शब्द अनेकार्थक है। अंबर का अर्थ हो जाएगा वस्त्र, आकाश, मेघ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 32 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपके पास 33 आ गया है। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द होगा क्षिति, रत्नाकर, कलाधर, दिनकर। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। वसुंधरा मतलब पृथ्वी होता है। पृथ्वी, क्षिति, अवनी, उर्वी, मेदिनी, इलाह, धरा इत्यादि सब किसके हो जाएंगे? क्षिति के। यहाँ पर 33 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ए। और रत्नाकर के कलाधर और दिनकर क्रमशः, रत्नाकर के आप लोग देखेंगे समुद्र और कलाधर चंद्रमा तथा दिनकर सूर्य का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गड़बड़ घोटाला शब्द क्या है? बहुत गड़बड़ घोटाला आप लोग देखें। तद्भव है, देशज है, तत्सम है, शंकर है। गड़बड़ घोटाला यह देशज शब्द है जिसे शब्दों की व्युक्ति के बारे में पता नहीं चलता एवं बोलचाल की भाषा में स्वतः निर्मित होते हैं, उन्हें देशज या बोली शब्द कहते हैं। अन्य देशज शब्द इस प्रकार जैसे आस पास, झिलमिल, झुग्गी, झाड़, काका बाबा, लाला पोपो। खुसुर फुसुर मत करो, कहते नहीं हम लोग, खुसुर फुसुर मत करो, यही है। तोंद, डकार, खर्राटा, धक्का, खटपट, जगमग, टक्कर, ठक ठक, सरसर, चपटा, अटकल, हल्ला, खचाखच। कहीं भैया बसा एकदम खचाखच भरी थी। ये खचाखच क्या है? देशज है। खचाखच क्या है? देशज है। थप्पड़, तोंदू, झनकार, भड़ास, हिचकी। बड़ी हिचकी आ रही, सब कैसे शब्द हैं? देशज है। 34 का बी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 35 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प में से एक वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। यदि मैं समय से स्टेशन पर पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। संदिग्ध भूतकाल है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल है, आसन्न भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारणवश न हो सकी, उसे हेतु हेतु भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेतु हेतु भूतकाल कहते हैं। इसलिए 35 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 36। हिंदी में कारक के भेद होते हैं। हिंदी में कारक के भेद होते हैं 5, 6, 7, 8 को आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन 36। हिंदी में कारक के भेद कितने माने गए हैं? 8 माने गए हैं। यहाँ पे हिंदी में कारक के भेद कितने हो जाएंगे? 8। कारकों की संख्या 8 मानी गई, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। जबकि संस्कृत में 6 माने गए हैं। वहाँ संबोधन और षष्ठी का गणना नहीं होता। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का डी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया। जितने मित्र हैं सभी लोग देखेंगे। बिहारी हिंदी का विकास किस प्रकृति या अपभ्रंश से माना गया है? शैर सैनी, मगधी, अर्धमगही, आज अर्धमगधी, पचासी। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली तथा मगही बोलियां आती हैं। मगही बोलियां आती हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा बी सही। चलिए सभी मित्रों का अभी तक हमारे टेस्ट में आप सब जुड़े रहें, आप सबका हम बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आप सब देखें, अगर किसी भी त्रुटि में कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अगला टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, यस लिखेंगे, जिससे हम अगला टेस्ट सीरीज बना पाएँ।
चलिए सभी मित्र, अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को लाइक कर देंगे, अपने अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे, जिससे सभी के पास पहुंच सके। चलिए आज हम अपनी वीडियो के ही समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक मित्रों नमस्कार।